हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का सेशन वेरी 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 इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम करने वाले हैं PYQ की प्रैक्टिस। देखिए, बायोलॉजी में जितना कि हमें टॉपिक रिवीजन करना जरूरी है सभी के लिए, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए उतना ही जरूरी आपके लिए PYQ और अदर मॉक टेस्ट की जरूरत है। तो आज हम 2021 के PYQ बायोलॉजी में डिस्कशन करेंगे आपके साथ और कम से कम समय में हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे क्योंकि देखिए, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें बायोलॉजी को लगभग हमें 50 से कम में ही अपना निपटाना होता है, क्योंकि हमें बाकी का जो टाइम है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए देना होता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है वो हमारी थोड़ी सॉल्विंग पॉइंट होती है, उसमें मैथमेटिकल्स होते हैं तो उसे हमें टाइम लगता है। तो इसलिए हम बायोलॉजी को जितना कम से कम हो सके उतना कम समय में हम उसको निपटाने की कोशिश करेंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहेगी। तभी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तभी आप फास्ट फास्ट क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला जो सेक्शन है यहाँ से बायोलॉजी में वो बॉटनी का है, तो यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि इन स्पाइट ऑफ इंटरसेप्टिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म the competing species might has involved for the survival। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। मतलब यहाँ से स्पेसिस माइट हैज इन्वॉल्व फॉर द दीवर्स सर्वाइवल, तो क्या रिसोर्सिंग, पार्टीशन या कंपटेटिव रिलीज या म्यूटलिज्म या प्रेडेशन। तो आपके पास रिसोर्सिंग पार्टिंग, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसका करेक्ट लगा सकते हो। और आपको तो OMR फिल करनी होती है तो आप OMR में फिल करते चलोगे। तो अगर आपके पास OMR हो तो उसके साथ साथ आप फिल करना ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यानी ये मैच द कॉलम आ गया। तो देखिए, हमारे बायोलॉजी में जितने आपके पास क्लास 12th और क्लास 11th में मैच द कॉलम है उसको आप अच्छे से देख लोगे। जो कॉलम दिए रहते हैं, जो बॉक्स दिए रहते हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे मैच करना है द सेल विथ एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, फिर इसके बाद टिश्यू हैविंग द सेल सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, with tissue having different type of cell, dead cell with the highly thickened wall and the narrow lumen। तो अब आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये तो सबको याद रहता है कि डेड सेल किस में होता है, स्क्लेराइड्स में ही होता है। तो आप यहाँ से तुरंत देखोगे कि हाँ, इसका कौन सा स्क्लेराइड्स यानी डी का इसमें से थर्ड किस में बनना है। तो आप देखो इस चीज से, क्योंकि ये ऑप्शन आपको यहाँ से एलिमिनेशन होना है, ये नहीं कि सारे पॉइंट आपको याद करना है। बायोलॉजी में बहुत स्मार्टली हमें चीजों को करना होता है ताकि हमें कम समय में ज्यादा चीजें याद हो सके। तो डेड सेल से स्क्लेराइड, तो ये तो हमेशा हर बच्चे को याद हो जाता है। तो यहाँ से आप तुरंत स्क्लेराइड खोजोगे तो आपका देखिए यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल गया कि जो डी का थर्ड केवल एक ही में है, बाकी की हमें मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपका जब पहला ऑप्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन 1 एंड 2 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या है, आपके पास 1 ही है। यानी आपके पास यहाँ से देख सकते हैं कि डी का क्या है, थर्ड, डी का थर्ड यानी स्क्लेराइड्स। तो यहाँ से ये पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन से है कि चिल्ड एथेनॉल से प्रेसिपिटेट आउट कौन सा होता है। तो देखिए, यहाँ से जो आरएनएज है वहाँ पे आरएनए हो गया, हिस्टोन हो गया और पॉलीसेकेराइड हो गया। तो हिस्टोन प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट और आरएनए भी है। तो आरएनए को आरएनएज एंजाइम डाइजेस्ट कर देती है और प्रोटीन को प्रोटीएज। तो ये जब डाइजेस्ट हो गए तो चिल्ड आउट कौन होगा, आपके पास डीएनए होगा। तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन है, यानी आपका डीएनए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो अब हम आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा फिश द मैच द कॉलम मिल गया, यानी लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 से क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे आपका कोहेशन, एडिशन, सल्फेटेशन तथा गटेशन है। तो ये सारी प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हम प्लांट जो रेस्पिरेशन होता है, यानी यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वहां पे ये सारी चीजें दिखी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप एक याद रख सकते हो कि गटेशन किसे कहते हैं। तो भाई गटेशन होता है वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज, यानी इसमें वाटर लॉस होता है। तो बस आपको एक चीज याद है, ढूंढ लो कि भाई एक चीज क्या है। तो डी वाले का आपका थर्ड होना चाहिए। तो डी वाले का थर्ड आपके पहले ऑप्शन में है एंड फोर्थ में है, यानी हमारा एक से काम नहीं चलेगा, अब हमें कोई और ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से कोहेशन एडेशन है, ये प्रकार का भी एक ज्वाइंट है। तो एक होता है सेम मॉलिक्यूल्स में कोहेशन एडेशन, तथा आपका जो कोहेशन होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होता है। तो यहाँ से आप दूसरा देख सकते हो कि सरफेस टेंशन किसका होगा। तो भाई सरफेस टेंशन किस में देखने को आपको मिलती है कि मोर अट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड फेज, यानी आपका जो सी का होना चाहिए फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए सी का इसमें आपका फोर्थ दिया है, तो ये तो होगा नहीं, यानी आपका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो क्लियर आउट क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी फोर्थ 104 का आपका पहला ऑप्शन क्लियर आउट हो जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द टर्म्स यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रैंड फ्रॉम द इंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग्स द जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रैंड्स टू स्टिग्मा इज, यानी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये कि जो पॉलिनेशन होता है वो आपको पता है कि पॉलिनेशन दो मेनली दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन तथा क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम जीनोगैमी बोलते हैं, और एक और बाकी कुछ प्रकार होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। तो यहाँ पे आपको साफ लिख दिया गया है कि वन प्लांट टू डिफरेंट प्लांट, यानी एक प्लांट मान लो, आप ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक प्लांट है और ये बन गया, और यहाँ पे एक आपका फ्लावर है कुछ भी। अब इसके जो आपके एंथर होंगे, यहाँ से जो आपका एंथर होगा और इसमें जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो आपका एक दूसरा प्लांट है इस पे आएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोली जाएगी, तो भाई इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीनोगैमी, या तो क्रॉस पॉलिनेशन बोले या तो जीनोग्रामी बोले। और देखिए एक चीज यहाँ से भी जेनेटिकली डिफरेंट, तो जब जेनेटिकली डिफरेंट आ जाए तो भाई वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी तो होगा ही। यहाँ से जिटेनोगैमी भी नहीं हो सकता, क्लेस्मोगैमी भी नहीं हो सकता, क्लिस्टियोगैमी भी नहीं हो सकता। अब हम आ जाते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कौन सी जो स्टेज होती है, ये आपका सेल साइकिल शेल एवं सेल साइकिल्स वाले से क्वेश्चन है कि मियोसिस जब इन्वॉल्व होती है तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर किस फेज में होता है, मेटाफेज 1, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड तथा टीलोफेज सेकेंड। तो एनाफेज सेकेंड में होता है आपके सेंट्रोमियर का डिवीजन। तो आप देखिए सेल एवं सेल साइकिल्स वाला जो चैप्टर है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अब उसके बाद 107 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ए करेक्ट सीक्वेंस स्टेप इन द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है उसमें करेक्ट यहाँ से क्या मतलब सीक्वेंस क्या है, डिनेचुरेशन, एनिलेशन, एक्सटेशन। तो आप यहाँ से एक ट्रिक से याद रख सकते हो, यहाँ से DAE डाई, यहाँ से डाई याद करोगे तो आपकी पीसीआर का कंप्लीट हो जाएगा, यानी सबसे पहले डिनेचुरेशन होगा, फिर एनिलिंग होगा, फिर एक्सटेंशन होगा। तो पहला ऑप्शन इसका आपका क्लियर आउट सही हो जाएगा। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि पीसीआर का जो सीक्वेंस होता है वो डाई होता है, यानी DAE। अब उसके बाद आपका यहाँ से लिखा गया है कि गैमे आर प्रेजेंट इन, जो गैमे होते हैं ये मतलब बॉटनिकल, ये क्लास 11 से ये भी है कि गैमे आर प्रेजेंट इन, गैमे जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, मासेस में, टेरिडोफाइटस में, सम जिम्नोस्पर्म में, या सम लिवर्टवर्ट्स में। तो भाई सम लिवर्टवर्ट्स में क्या होते हैं, गैमे प्रेजेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 9 क्वेश्चंस पे। यहाँ पे है कि द प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट बाय द प्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी द अंडरस्टैंड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड, यानी यहाँ पे जो आपका
ये देखिए कितना आसान मतलब ये दिया गया है आपके पास कि जो हम ये बनाते हैं मतलब वो क्रॉसिंग करवाते हैं तो उसके लिए जो वो हम स्क्वायर बनाते थे और उसमें ऐसे दिखाते थे तो उसे क्या बोला जाता था? बुलेट स्क्वायर, पंच स्क्वायर, नेट स्क्वायर। भाई तो वो पुनेट स्क्वायर था क्योंकि उसको पुनेट साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। तो ये तो बेहद इजी प्लस पॉइंट नंबर मिला कि पुनेट स्क्वायर, वो तो हमें किसे नहीं याद होगा। बुलेट कहाँ से आ गया, इसमें पंच कहाँ से आ गया, नेट कहाँ से आ गया, तो ये हम तो बहुत ही प्लस पॉइंट आसानी से लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास 10 क्वेश्चन के द फैक्टर दैट लीड्स टू द फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन इज, यानी आपका पास जो लीड्स का कार्य करता है फाउंडर इफेक्ट के लिए पॉपुलेशन के लिए, वो कौन सा है? नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट या म्यूटेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो आपका क्या हो जाएगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट यही है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ही है फैक्टर लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर आप आ जाएंगे कि जेनेरा लाइक शेनिनजिला तथा साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर सच प्लांट आर नोन एज। भाई जब टू काइंड ऑफ स्पोर्स हो जाते हैं तो हम उसे होमो तो बोलेंगे नहीं, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। यहाँ पे हीमोस क्या लिखा गया? होमो, यहाँ से यहाँ पे होमो वर्ड, तो आपको एलिमिनेट करना कि भाई होमो तो होगा नहीं, यानी ये भी होमो नहीं होगा। अब आपका हेट्रो, यहाँ सोरस लिखा है तो भाई ये तो होगा नहीं। आपको पूछा गया किसमें? स्पोर्स में, तो हेट्रोस्पोर्स। तो ये भी बेहद ही इजी क्वेश्चन आपके पास था। यानी आपका ये क्वेश्चन अगर देखें कि जेनेरा लाइक द सिनेलिजिला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर सच प्लांट आर नोन एज, यानी भाई जब दो काइंड ऑफ पूछा जाए तो वहां से होमो हो नहीं सकता। बायोलॉजिकल टर्म्स जो होते हैं, होमो आपका जो होता है वो सेम टाइप के लिए लगाया जाता है और जो डिफरेंट के लिए होता है वो हेट्रो लगाया जाता है। बस आपका क्या पूछा गया? स्पोर पूछा गया तो हेट्रो और प्लस स्पोर जोड़ देंगे, हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे होमोस्पोरस, तो भाई होमो तो हमें देखना ही नहीं है। हेट्रो, तो यहाँ सोरस लिखा गया तो भाई ये तो होगा नहीं, और होमो अगेन नहीं होगा, यानी हेट्रोस्पोरस ये आपका पास सही हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 11 क्वेश्चंस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम आ जाते हैं अपने 12th क्वेश्चंस पे। 12th क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन द रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल और फेज ऑफ द लाइफ टू द फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो शो करते हैं पाथवे, रिस्पॉन्स द इन्वायरमेंटल के लिए फेज जो लाइफ दिखाते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब वो क्या होते हैं, जैसे कुछ प्लांट होते हैं ना, जैसे वो बचने के लिए अपनी शेप मतलब स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, प्लास्टिसिटी, मैच्योरिटी, तो उसे बोला जाता है प्लास्टिसिटी। तो जैसे होता है ना कि सभी लोग बचने के लिए कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स दिखाते हैं कि वो सेफ रहें, तो यहाँ पे वो अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लेते हैं प्लांट्स जो होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को? तो उस प्रोसेस को हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो बहुत ही क्वेश्चन ये भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबॉलिक्स इन द प्लांट। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब आपका जो मेटाबॉलिट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी, प्लांट में देखा जाता है। तो आपके पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी में कौन से नहीं आते हैं। तो आपका जो यहाँ पे देखिए नॉट थोड़ा आपका डार्क लिखा गया है, तो यहाँ से आप नॉट को देखेंगे नहीं, मतलब ये नहीं कि नॉट को आप ना पढ़ें जल्दी जल्दी में, तो आप थोड़ा सा इसे अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छे से आंसर देंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि सेकेंडरी कौन सा नहीं है। तो भाई आपके पास अब पता, आपको याद रखना होगा कि जो एमिनो एसिड होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, ये क्या होते हैं आपके पास? प्राइमरी होते हैं। तो खोज लीजिए भाई, मॉर्फिन तथा कोडिन, ये तो आपका पास सेकेंडरी है। अब एमिनो एसिड ग्लूकोज हमें इसी में मिल गया, तो हम इसी को क्या कर लेंगे? करेक्ट कर लेंगे कि हमारा एमिनो एसिड और ग्लूकोज और प्रोटीन्स आ जाते हैं, वो तो आपके पास क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं। तो यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे पूछा गया कंप्लीट द फॉलो चार्ट ऑफ द सेंट्रल डोग्मा। तो भाई ये तो हर एक नीट एस्पिरेंट को पता होगा कि जब भी हम यहाँ से जेनेटिक इंजीनियरिंग या आपके पास इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें तो आ जाती हैं कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
और आरएनए से जब यहाँ से डी मतलब प्रोटीन बनेगा, डी का मतलब प्रोटीन हो गया, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ढूंढ लो आप इसमें, हाँ डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन सही है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन सही है, फिर आरएनए से प्रोटीन ट्रांसडक्शन नहीं होता है, तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब ये वाला हमें ढूंढना है, तो भाई ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन, यानी यही आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको एलिमिनेट करना था भाई, इसमें से पहले ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते कि ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, दो तो पहले आएंगे ही नहीं, यानी आपको दो ही में से क्वेश्चन सही लगाने थे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज रिफर एज। देखिए यहाँ से मतलब ये भी है, जो क्रोमोसोम के हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें से मतलब सेंट्रोजोम होते हैं, वो उनकी सिचुएशंस में इसको बांटा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मिडल, तो भाई मिडल से आप एम ढूंढ लीजिएगा। तो यहाँ से मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक को ही क्या बोलते हैं, मिडल वाला बोलते हैं। तो एम जब देखा जाए मिडल, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक बोलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बेहद इजी है, और ये तो मतलब प्लस पॉइंट एक तरीके से हमें मिलता है। डीएनए स्टैंड on the gels stand with the ethidium bromide when the view under the UV radiation appear as, क्या वो येलो बैंड से दिखाता है, क्या वो डार्क रेड बैंड दिखाता है, क्या ब्राइट ब्लू बैंड से दिखाता है। तो भाई हमने अच्छे से पढ़ा है कि वो ब्राइट ऑरेंज बैंड में शो करता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द साइट ऑफ precipitation of the light in the plant during the photoperiodism is, मतलब इसे यहाँ पे the site मतलब किस साइट पे ये precipitate होता है लाइट ऑन द ड्यूरिंग द photoperiodism, क्या वो शूट एपेक्स स्टेम स्टेप एक्सिलरी बर्ड तथा लीफ, तो वो किस में होता है आपके पास, एक्सिलरी बर्ड में होता है। तो ये हो गया हमारे पास 17 क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं अपने, तो भाई अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द जीन टारगेटेड इन्वॉल्विंग द जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट इन द इंडिविजुअल टिश्यू ट्रीट डिजीज इन नोन एज, तो यहाँ से जीन एम्प्लीफिकेशन आ गया, तो आप आंख बंद करके जीन थेरेपी ऑप्शन पे करेक्ट लगा सकते हो। फिर यहाँ से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द मोनोसियस, या तो देखिए मोनोसियस लिख दे, या तो आपका यहाँ से लिख दे कि बाइसेक्सुअल, तो दोनों सेम वर्ड है, क्योंकि मोनोसियस मतलब यहाँ से फीमेल तथा मेल एक ही प्लांट मतलब एक ही प्लांट पे हो, अलग अलग ना हो। तो कैरिशिका पपाया, तो भाई पपाया तो अलग अलग होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर कारा जो हमारा यही आपके पास मोनोसियस है, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ द पीसीआर, यानी कौन सा इसमें से एप्लीकेशन जो है पीसीआर का नहीं है। तो क्या है वो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जीन एम्प्लीफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द आइसोलेशन प्रोटीन, तो यानी यही नहीं, आइसोलेशन प्रोटीन नहीं किया जाता है। अब आपके पास आ जाता है मैच द कॉलम। भाई 2021 में भर भर के मिले थे मैच द कॉलम। देखिए तीसरे मैच द कॉलम हमारे पास आ गया, यहाँ से क्रिस्टी, थैलाक्वाइड, सेंट्रोमियर तथा सिस्टर्ना, आपको इसमें मैच करना है। तो भाई क्रिस्टी किस में होती है, सबसे पहले ये ढूंढो। तो क्रिस्टी कैसी होती है, इनफ्लोडिंग इन द माइट्रोकांडिया, यानी जो क्रिस्टी जैसी संरचना होती है फिंगर लाइक, वो कहाँ पे पाई जाती है, माइट्रोकांडिया में पाई जाती है। तो आप इसको ढूंढो कि यहाँ से ए का आपका थर्ड, ए का आपका थर्ड, तो भाई ए का थर्ड इसमें से आपको मैच करना है कि ए का थर्ड कहाँ पे है। तो ये रहा आपके पास ए, और इसमें देखते हैं कि हम थर्ड थर्ड कहाँ गया, तो ए का थर्ड यही है, और बाकी सारे ऑप्शन को तो हमें घूम के देखना भी नहीं है, यह ऑप्शन तुरंत हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बस इसमें बहुत ईजी है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ से बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है कि डाइडेल्पस स्टेमन आर फाउंड इन, देखिए जो स्टेमन होता है उसके भी हम देखे थे, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डाइडेल्पस स्टेम किसमें पाए जाते हैं, चाइना रोज, सिट्रस, चाइना रोज एंड सिट्रस, तो आपका पी में पाया जाता है। भाई यहाँ से देखो पूछा गया चाइना रोज सिट्रस, इस दोनों में से, फिर इन दोनों को सेम लिख दिया, तो ये ऑप्शन तो
अब आपसे पूछा जा रहा है कि डाइडेल्फस स्टेमन आर फाउंड इन, तो डाइडेल्फस स्टेमन कहाँ पाया जाता है? चाइना रोज, सिट्रस, पी, चाइना रोज एंड द सिट्रस। तो ये किस में हो जाएगा आपके पास? पी में हो जाएगा। तो हमारा देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल गया मैच द कॉलम। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितने मैच द कॉलम पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्लांट टिश्यू कल्चर, मेरिस्टेमेटिक कल्चर और माइक्रोप्रोपागेशन। तो इसमें से मतलब कौन से में क्या मतलब किया जाता है मैच द कॉलम, आपको करना है यहाँ से लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना कि किसमें कौन सा किया जाता है। तो प्रोटोप्लास्ट भाई पोमैटो, पी से हम इसे बोलते हैं पोमैटो। फिर प्लांट टिश्यू ढूंढो भाई की यहाँ से आपका ए का सेकंड, तो ए का सेकंड हमें मिल ही गया, हमें अदर ऑप्शंस तो करने ही नहीं है। लेकिन फिर देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर भाई, इसको हम टोटी पोटेंसी बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर या टोटी पोटेंसी बोलते हैं। यानी हम एक प्लांट जैसे टिश्यू को लेते हैं और उससे पूरे प्लांट को तैयार कर दिया जाता है, इसीलिए इसे टोटी पोटेंसी बोलते हैं। फिर मेरिस्टेमेटिक कल्चर होता है, तो यहाँ से वायरस फ्री प्लांट में। फिर यहाँ से माइक्रो प्रोपागेशन हो गया, तो उसको हम किस में कर लेंगे? माइक्रो प्रोपागेशन आपका हो जाएगा यहाँ से थर्ड वाला सोमा क्लोन में होता है। ये हो गया आपके पास सेकेंड ऑप्शन सही। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ से कि एनालिज्म कैन बी द रिप्रेजेंट एज। इन एनालिज्म ये भी आपके पास चैप्टर आ गया यहाँ से क्लास 12th के इवोल्यूशनरी वाले चैप्टर से कि एनालिज्म कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्पीसीज ए और ये निगेटिव, स्पीसीज बी इज 0। तो यही हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी यहाँ से आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है कि मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स प्रोसेस ए कंसेप्सियस न्यूक्लियस एंड द यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। फिर माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन द प्लांट एनिमल एंड सेल्स। तो आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो भाई ये तो पाया ही जाता है दोनों में, प्लांट एंड एनिमल्स में। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कि द पर्सनिक्यूलर स्पेस फॉर्म द बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये भी करेक्ट है। न्यूक्लियस पोर्स एज द पैसेज फॉर द प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन द बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये भी सही है। इन आपका जो इनकरेक्ट है ये ही वाला आपके पास क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट था कि ए टाइपिकली एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट द मैच्योरिटी इज। यानी जो एम्ब्रियो सैक होता है जो वो मैच्योरिटी उसमें बनता है आपके पास मैक्रोस्पोरेंजिया। तो उसमें कैसे होते हैं वो? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, सेल न्यूक्लिएटेड 8 सेल, 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल। तो ये तो हमें आँख बंद करके हम लगा सकते हैं क्योंकि उसमें 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल होते हैं। क्योंकि आपके पास वो जो केंद्रीय कोश होता है पोलर सेल होती है, वो सेल तो एक ही होती है लेकिन उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं 2 होते हैं। बाकी 8 हो गए क्योंकि जब वो सेकेंड बार डिवीजन करता है 2 से 4 बनता है, 4 से 8 बन जाता है, वही अलग अलग स्थिति होती है भाई। 8 आपके पास न्यूक्लियस एंड 7 सेल हो गए। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन द मैनिटोल एज द रिजर्व फूड मटेरियल। तो यहाँ पे से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो एल्गी है वो मैनिटोल के रूप में आपका फूड रिजर्व करता है? एक्टोकार्पस, ग्लेसिरेरिया, वॉलवॉक्स तो यूरेथिक्स। तो भाई वॉलवॉक्स और यूरेथिक्स ये तो आपके पास यहाँ से स्टार्च शेल के रूप में करते हैं। ग्लेसरियल जो था फ्लोरीन स्टार्च करता है। तो यानी एक्टोकार्पस आ गया, लेमिनेरिया आ गया, सारागासम हो गया, तो वही तो मैनिटोल का करते हैं। तो यानी एक्टोकार्पस है आपका, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि the plant hormone used to destroy weeds in a field is। यानी कौन सा जो हार्मोन्स है वो डिस्ट्रॉय करता है वीड्स इन द फील्ड। यानी जब आप क्रॉप्स करते हो तो उसमें क्रॉप्स के साथ साथ जो ग्रासेस आ जाते हैं जिन्हें हम वीड्स बोलते हैं, और वो हमारे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को मतलब
अवशोषित करके अपने खुद मतलब अपना खुद ग्रो करती हैं और जो हमारी क्रॉप होती है वीक हो जाती है। तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए किस हार्मोन्स का यूज किया जाता है? तो भाई वो है आपके पास 2,4-D का छिड़काव किया जाता है और वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड द कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड एज क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप। तो भाई इसे हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं जब आपके पास सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स के सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट हो एक सॉइल में, तो हम उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। अब हमारे पास आ गया कि म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी रिड्यूस बाय, जो म्यूटेशन होता है वो प्लांट सेल वो इंड्यूस्ड बाय किससे होता है? कैटनिन, इंफ्रारेज, गामा रेज या जीटेन। तो आपके पास ये होता है गामा रेज से। अब उसके म्यूटेशन लिखा गया वो गामा रेज से दिखाई देता है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से इसमें से जो स्टेट है वो सही नहीं है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी जनरली इन्वर्टेड, भाई ये तो सही है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हो सकती। पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी जनरली, अब तो इन दोनों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि जब ऊपर वाला सही हो गया और यहाँ पे इन्वर्ट है यहाँ पे अपराइट है, तो जब इन्वर्ट वाला सही तो अपराइट वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम पढ़ ही लेते हैं तो भाई पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट सही है। पिरामिड ऑफ नंबर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, तो ये तो सही है। अब इसके बाद देखें कि इन द इक्वेशंस जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, आर आर रिप्रेजेंट्स, यानी इसमें से आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडिएशन एनर्जी, रिटार्डेशन फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो भाई ये रेस्पायरेशन लॉसेस को करता है। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और आर का मतलब रेस्पायरेशन लॉसेस और एनपीपी का मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो शायद अगले क्वेश्चन में, शायद आपके क्वेश्चन में किसी इसमें से अलग का पूछ लिया जाए, यहाँ पे आर का पूछा गया है। तो इसी तरीके से यही प्लस पॉइंट है होते हैं। हमें पीवाईक्यू करने से पता चलता है कि कहाँ ठीक है, हमें पीवाईक्यू क्वेश्चन करने से ये पता चलता है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो हमारी चीजें जब क्लियर आउट हो जाती है तो हम उस बेसिक को मतलब उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो यही होता है आपके पास बेनिफिट पीवाईक्यू करने का। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस्ड कारागिन, यानी कौन से जो एल्गी होते हैं किस टाइप के वो जो कारागिन का प्रोडक्शन करते हैं? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो भाई जो रेड एल्गी होता है वही आपके पास कारागिन का प्रोडक्शन करता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जा रहा है कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज द सारगम इज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन इन सारगम में कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है? पार्विक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या सक्सिनिक एसिड या फास्फोग्लिसरिक एसिड? तो भाई ऑक्जेलिक एसिड होता है। फिर उसके बाद यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर मैच द कॉलम आ गया। तो भाई कितने ज्यादा मैच द कॉलम पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। लेंटिकल्स, कार्क कैबियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क। तो इसमें से आप सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि ए का लेंटिकल्स किसे बने, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लेंटिकल्स का। कार्क कैबियम, तो भाई कार्क कैबियम ये होता है फ्लोजेन का। फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये हो जाए आपके पास डर्म का। फिर जो कार्क होता है सुबेरिन डिपोजिशन, यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वही आपके पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन ए खत्म हुआ बॉटनी का। अब हमारा स्टार्ट होता है सेक्शन बी बॉटनी का। तो अब हम देखते हैं कि आखिर क्या है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यानी इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है यानी इनकरेक्ट है। तो ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन रोल द ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, ये भी भाई सही है। In ETS electron transform chain, one the molecule of NADPS to gives rise to the 2 ATP molecules and the 1 FADS to give the rise in the 3 ATP molecules. फिर ATP synthesized through the complex V सही, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोड्यूस द प्रोटॉन ग्रेडियंट रेस्पिरेशन, ये भी सही है। तो भाई गलत तो हमारे पास यही वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे FAD और ATP ये इसमें थोड़े से कंफ्यूजन है, क्योंकि ATP नहीं यहाँ पे
NADPH2 तथा FADH2 ही होता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी फैमिली से पूछा गया है कि मैच द कॉलम, फिर आ गया 1 को सेकंड से मैच कीजिए, और यहाँ पे आपके पास फैमिली का मतलब बनाया गया, और इन सारे प्रतीकों से आपको फैमिली को मिलाना है कि कौन सा किसका जो है ये अरेंजमेंट किस फैमिली का होता है। तो भाई आपको एक दो जितनी 4 फैमिली है ना, तो चारों फैमिली का अरेंजमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो भाई यहाँ से आप किसी एक का देखो कि मतलब जो आपका ए है, ए यहाँ से हो गया, तो आप ढूंढो कि ए किसका है, ये फिबिएसी का है। और जो बी हो गया, आप लिलिएसी का याद रख सकते हो कि लिलिएसी का आपके पास हमेशा 3 3 3 3 वाला होता है। तो आप लिलिएसी का ढूंढो कि भाई 3 3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये हो गया, देखिए 3 3 मैच कर रहा है, लिलिएसी 3 3, यानी सी जो सी का है वो सेकंड होगा। तो आप ऑप्शन में ढूंढो यहाँ से कि सी का जो है आपके पास लिलिएसी में थर्ड थर्ड हमें ये याद है, तो लिलिएसी का सी होना चाहिए, यानी आपके पास थर्ड लिलिएसी आपका पास सेकंड है, तो सी का सेकंड पहला ऑप्शन मिल गया, और किसी में भी ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो यानी आपके पास यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपकी जितनी फैमिली है, तो अभी से अगर नहीं याद की हो तो जाके फैमिली की नोटेशंस जल्दी से आप रिवाइज कर लो। देखिए फिर मैच द कॉलम आ गया भाई, इसमें तो इसने मैथ का कॉलम से इसको प्यार ही हो गया था, इतना ज़्यादा दिया है। अब ये देखिए फिर आपके पास सेल साइकिल से क्वेश्चन आ गया है कि एस फेज, G2 फेज, क्वेश्चन स्टेज तथा G1 फेज, इसको मैच करना है। तो अब हम यहाँ से मैच करते हैं कि एस फेज में आपका पास क्या होता है, तो इस फेज में डीएनए एप्लीकेशन होता है। तो ढूंढो भाई कि इस ऑप्शन में फर्स्ट का ए का फोर्थ किस में है, तो ये नहीं, ये मिल गया, ये अब दो मिल गया, अब हमें एक और कोशिश करनी पड़ेगी भाई। जी टू फेज किस में होता है, तो G2 फेज प्रोटीन आर द सिंथेसाइज, ये होता है, तो यानी हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड्स PBR322 has the PST1 restrictions enzyme site within the gene amplification that confer the amplification research in if enzyme use the returning gene beta glycosidase production and the recombinant plasmid in the inserted in the E. coli stand। अब ये किस में होता है, E. coli stand, क्या it will be not to able the conform amplification reduction the host cell, no, the transfer cell has the ability restrain the amplification as well as production the beta glucosidase, it will lead to the lights host cell, no, it will be able to produce the novel protein with the dual ability, यानी ये ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास ई कोलाई स्टैन होती है उसके पास इंसर्टेशन होती है डुअल एबिलिटी की, यानी ये प्रोड्यूस द नोवेल प्रोटीन विद द डुअल एबिलिटी करता है। अब हम आ जाते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी यहाँ से आपको को सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो इन द कैपिंग मिथाइल गेनिसोडम ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3 एंड ऑफ द आरएनए, भाई करेक्ट होना है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, तो ये तो हमारा गलती हो गया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द रो फैक्टर टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन द बैक्टीरिया, सही लग रहा है। द कोडिंग स्टैंडिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैपिंग द mRNA, नो भाई ये mRNA नहीं होता यहाँ से। स्प्लिटिंग जीन अरेंजमेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक द प्रोकैरियोटिक नहीं, यहाँ पे यूकैरियोटिक होता है, और यहाँ पे आपके पास नॉन कोडिंग होता है mRNA के लिए, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। By day the possible to detect the mutated gene causing cancer by the allowing radioactive probe to hybrid complementary DNA is the clone cell followed by the detection use the auto by radiography because the mutation gene in the partially appear in the photographic film, mutation gene completely and the clearly appears the photographic film नहीं, mutation gene does not appear in the photographic film as the probe has no complementary with it, यही आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि ये डज नॉट अपीयर करता है फोटोग्राफिक फिल्म में, म्यूटेशन जीन डज नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन, तो नहीं, ये आपके पास ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे 42 पे कि इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशंस, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशंस है, तो इसमें से ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले ग्राफ में। देखिए यहाँ पे आपका जो मतलब यहाँ से पूछा गया है, जो भी आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है उसमें पूछा जा रहा है कि किसको डिनेशन क्या है। तो आपके पास बुक में सेकंड मतलब क्लास 12th बायोलॉजी में जितने भी इक्वेशंस है उन इक्वेशंस को अच्छे से देख लेना। तो भाई इसमें ई रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो ई रिप्रेजेंट हमें पता है कि द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम से, क्योंकि जो ए होता ई जो होता है वो नेचुरल लॉगरिथम को प्रयोग करता है। ये तो हम केमिस्ट्री फिजिक्स में भी देखते हैं, तो ये तो हमेशा गलती नहीं हो सकता क्योंकि हम ln ई लिखते हैं, तो ई क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। फिर आगे आपको करेक्ट पेयर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल इन द एपिडर्मस ऑफ द ग्लास लिप्स सब्सिडियरी सेल्स, नहीं भाई यहाँ बुली फॉर्म सेल होनी चाहिए तब करेक्ट होता। फिर उसके बाद इन द डाइकोट लिप्ड वैस्कुलर बंडल आर द सराउंडेड बाय द लार्ज थिक वॉल्ड शेल्ड कनेक्टिव टिश्यू, नो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है, बंडल सीट्स पाई जाती है यहाँ पे। शेल ऑफ द मेडुलरी रेज दैट पार्ट ऑफ द कैबियम रिंग इंटरफेस्कुलर कैबियम, तो भाई यही आपके पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये हमें तो देखना नहीं भाई, हमें मिल गया, ये दोनों गलत हो गए तो हमें इतना टाइम बचाना है, तो जब हमें मिल गया तो भाई क्यों वेस्ट करना। फिर इन द सम नंबर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द फैमिली पोलन ग्रैन रिटेन दियर वेबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ रिलीज, यानी कौन से ऐसे प्लांट्स के पॉलन ग्रैन है, मतलब कौन सी फैमिली के पॉलन ग्रैन है कि जो कि मतलब उनका पॉलन ग्रैन रिलीज हो जाता है तो 1 मंथ तक वो एक्टिव रह सकता है। तो वो है आपके पास रोजेसी लेग्यूमिनेसी। तो आप ढूंढ लो कि भाई पोएसी रोजेनेसी, तो रोजेनेसी तो है, यानी पोएसी नहीं है, पोएसी लेग्यूमिनेसी ये भी नहीं है, पोएसी नहीं तो आपका यही हो जाएगा। आपके पास होता है रोजेसी लेग्यूमिनेसी तथा सोलेनेसी, तीन जो होते हैं जो 1 मंथ तक अपने पॉलन ग्रैंड को एक्टिव रख सकते हैं। तो इन तीनों मतलब आपको पोएसी नहीं है, तो जिनमें पोएसी था उसको एलिमिनेट कर देना था और जिसमें मिल गया उसको हमें करेक्ट। तो अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक, यानी पॉलीमरेज थर्ड का क्या रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द यूकैरियोटिक। ट्रांसक्राइब द आरएनए 80S and 18S and 5S, ट्रांसक्राइब द tRNA 5S RNA and sRNA, ये आपको लर्निंग वाला पॉइंट है, इसे तो आप याद कर लेंगे, ये आपका ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कौन सी जो है इसमें से इनकरेक्ट है। तो बोथ एटीपी एंड एटीपी आर द सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशंस, यहाँ से नॉन साइक्लिक पूछा गया, तो हाँ नॉन साइक्लिक में दोनों का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्टर से आपका फोटोप्रिज्म 1 में जाता है तो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जब आपके पास फोटो सिस्टम 1 से जब निकलता है तो ये बनता है, यानी ये आपका सही है। स्टोमा लैमली हैव द फोटो सिस्टम 1 ओनली एंड द लैक ऑफ एनएडीपी रिडक्टेड, हाँ ये भी सही है। ग्रेना लैमली हैव द बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड द फोटो सिस्टम 2, हाँ सही है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व द बोथ PS1 एंड PS2, भाई ये कहाँ से होगा, साइक्लिक में केवल कौन सा लेता है भाग आपके पास, केवल PS1 फोटो सिस्टम 1 लेता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये हमारे लिए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई ये तो 10th का टॉपिक है और 11th में भी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, यानी इसमें से कौन सी जो है करेक्ट है आपसे पूछा गया है। फ्यूजन ऑफ द टू सेल इज द कॉल्ड कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म टू मोटाइल्स एंड नॉन मोटाइल्स गैमेट इज द कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, तो यही आपके पास हो जाएगा सही। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट, क्योंकि हम अभी ये जब हम लिविंग वर्ड का किए थे आपके पास 1 शॉर्ट रिवीजन, तो उसमें हम देखे थे कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी, तो प्लाज्मोगेमी जो हुई होता है वो आपके पास नॉन मोटाइल और मोटाइल्स दोनों गैमी में जब फ्यूजन होता है तो प्रोटोप्लाज्म का तो उसे प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। फिर आपके पास आ चुका है एक मैच द कॉलम
कि यहाँ से मैच करना है, जैसे कि प्रोटीन, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड, यानी इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो प्रोटीन में भाई पेप्टाइड पाया जाएगा, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में ये पाया जाएगा सी डबल बॉन्ड, क्योंकि अनसेचुरेटेड पूछा गया। अगर सेचुरेटेड रहता तो डबल होता, अनसेचुरेटेड में ट्रिपल या डबल हो सकता है, तो ट्रिपल तो है नहीं, तो हमें डबल लेना है। तो आपका ए का फोर्थ, तो भाई ए का फोर्थ यहाँ पे भी था, तो यहाँ में एक और ढूंढना पड़ेगा। तो अनसेचुरेटेड 1 यानी 1, यही आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट इन द सम स्पेसिफिक रीजन इन द डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज। तो इसे किस में का, सैटेलाइट डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए, सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमरेज डीएनए। तो आपके पास ये होता है रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस को क्या कहते हैं, रेपिटेटिव डीएनए, जो फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। तो ये हमारे 49 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और बाकी के क्वेश्चन हम सेकेंड क्लास में करेंगे। तो आपका ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। तो आप पर अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम और भी क्वेश्चन और भी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और उनको सारे पीवाईक्यू की अगर वो प्रैक्टिस कर ले तो उनकी नीट में एक बेहद ही प्लस पॉइंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको सेशंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपकी जो क्लास है शेड्यूल 6 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और आप क्लास को अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन में एक हेल्प हो सके। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।